चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। ये जो इंडक्शन है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक कहलाता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं कि ये क्या है। अगर आप सोचिए कि यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल है, कॉइल 1 और कॉइल 2। इस कॉइल 2 में अगर हम यहाँ पे स्विच ऑन कर दें, क्या करें, स्विच ऑन कर दें, तो क्या होगा, यहाँ अपने अराउंड पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा? C2 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और यहाँ पे C1 है, ये C1 के थ्रू फ्लक्स चेंज हो जाएगा, है ना। और ये C1 के थ्रू जो फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, ठीक। अच्छा, वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। क्या होगा, आप सोचिए कि इस कॉइल में अभी कोई फ्लक्स नहीं है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, तो इसमें करंट आ गया। इसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड भर गया, पूरा फिल हो गया मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब पहले इसमें खुद के अंदर खुद के ही करंट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था। लेकिन अब खुद के करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर चेंज कर रहा है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे, चाहे वो खुद के कारण हो या दूसरे कॉइल के कारण हो, तो इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। जब वो खुद के कारण होता है तो हम लोग उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और जब वो दूसरे कॉइल की वजह से होता है तब हम लोग उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सो an EMF can be induced in a coil by flux change due to a coil in vicinity, by flux change due to a coil in vicinity और same coil। खुद की वजह से भी हो सकता है और पड़ोस में जो कोई कॉइल रखा हुआ है उसकी वजह से भी एक EMF इंड्यूस हो सकता है, और इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। और बेस्ड ऑन कि वो खुद की वजह से हो रहा है या दूसरे कॉइल की वजह से हो रहा है, हम लोग इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम लोग देखते हैं ये जो फ्लक्स होगा, कौन सा फ्लक्स, जो इस कॉइल में आया है, जो इन कॉइल्स में आया है जिसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, वो कॉजिंग करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जो फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कॉजिंग करंट के प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है इस कॉजिंग करंट का, समझिए। अगर हम लोग देखें कि इसमें फ्लक्स आ रहा है, तो इसमें फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है? इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये C2 जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है B, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस C2 में जो करंट होगा I2 उसके प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? तो जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। और ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट करेगा? अगर इसमें करंट ज्यादा हो। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है, C1 के थ्रू जो फ्लक्स है, वो C2 के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और C2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो C2 के थ्रू जितना करंट है उस पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली कैन वी से कि फ्लक्स थ्रू C1 डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू C2, ठीक। सिमिलरली अगर सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू इट्स ओन, करंट थ्रू द सेम कॉइल। आर यू गेटिंग इट? कि इसमें जो फ्लक्स है, इस कॉइल में जो फ्लक्स है वो खुद के ही करंट के प्रोपोर्शनल होगा सेल्फ इंडक्शन के केस में। और जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो उस समय जो कॉइल C1 में फ्लक्स है वो कॉइल C2 के करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट कॉजिंग द फ्लक्स के। वो करंट कॉजिंग द फ्लक्स दूसरे कॉइल का हो सकता है इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और खुद के कॉइल का हो सकता है इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर हमारे पास n क्लोजली बाउंड टर्न्स हो, क्या हो? n क्लोजली बाउंड टर्न्स हो, तो टोटल फ्लक्स n phi b जो होगा वो I के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। टोटल फ्लक्स ये phi है, हमने बस इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, और तब ये n phi b को हम लोग यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब पुट करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, तो इक्वालिटी आ जाएगा और कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k आएगा। इस k को अगर देखें तो k इज इक्वल्स टू n phi b अपॉन I। मतलब ये टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, n phi b हुआ टोटल फ्लक्स और करंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट जो है वही इंडक्टेंस कहलाता है। तो यहां पे इंडक्शन से रिलेटेड एक टर्म आ गया
उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस क्या होता है? जब सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा हो, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा हो, उस समय टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट को ही हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, अब ये इंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? ये इंडक्टेंस बिल्कुल वैसा ही चीज है जैसा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, उसी तरह से एक इंडक्टेंस नाम का चीज है। तो इंडक्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? देखिए, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, है ना, कॉइल के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। मतलब कॉइल कैसा है, वो सोलेनॉइड है, वो रेक्टेंगुलर है, वो टोरॉइड है, उस पे डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस कितना होगा। और दूसरा इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि इस कॉइल के अंदर जो यहाँ पे मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल भरा हुआ है। हो सकता है वैक्यूम हो या हो सकता है कोई और मीडियम हो। तो इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसका एसआई यूनिट क्या होगा? बहुत आसानी से यहां देख सकते हैं। फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर और करंट का होता है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर जो है वो इसका एसआई यूनिट है। ठीक, और इसी वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी नाम देते हैं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर करने में और फर्दर स्टडी करने में दो बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है। एक डिस्कवर करने में फैराडे लॉ और फर्दर स्टडी करने के लिए हेनरी का नाम आता है। तो उन्हीं हेनरी के रिस्पेक्ट में हम लोग एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस को रखते हैं और इंडक्टेंस को जो मेजर करते हैं वो वेबर पर एम्पियर को हमने हेनरी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। वेबर और हेनरी दोनों ही याद रखना है, दोनों के बीच में रिलेशन याद रखना है। इनफैक्ट आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्टेंस, इन तीनों के यूनिट का आपस में रिलेशन जरूर याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस से। क्यों? म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा इंट्यूटिव है। आपके पास एक कॉइल है, दूसरा कॉइल है, इसमें करंट आया, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, यू कैन इजीली सी। जब एक बार ये देखने लगेंगे तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। हम लोग इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखने के लिए ऑलरेडी म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग देख चुके हैं। दो कॉइल के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है और एक कॉइल की करंट की चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो, उसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और उस केस में टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जनरल के लिख दिया था कि इंडक्टेंस है। के क्या है? इंडक्टेंस है। वो इंडक्टेंस म्यूचुअल भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। तो अभी सबसे पहले म्यूचुअल देखने जा रहे हैं। जब वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो हम उसको एम से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसमें कॉइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ा कॉइल है ना, एक सोलेनॉइड है बेसिकली वो, और उसके अंदर में कोएक्सियली मतलब सेम एक्सिस के साथ दूसरा भी सोलेनॉइड है। ठीक, हमने बाहर वाले कॉइल का नाम 1 रखा है, S1 सोलेनॉइड है इसलिए उसका नाम S1 रख दिया है। अच्छा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिसका आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको यहाँ भी और वहाँ भी दिख रहा है, हम लोग उसको समझेंगे कि क्यों वो ड्रॉ किया गया है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फर्स्ट कॉइल का, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 लिखा हुआ, तो फर्स्ट कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 ले रहे हैं और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 ले रहे हैं। और इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो जो करंट फ्लो होगा वो I1 कहेंगे, क्योंकि कॉइल 1 या सोलेनॉइड 1 नाम हमने रख दिया है तो सब कुछ उसका जो होगा वो सबस्क्रिप्ट 1 रहेगा। सिमिलरली अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उसका नाम हमने 2 रखा है, S2 नाम रखा है। उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को N2 रखेंगे, उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को I2 कहेंगे और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको A2 कहेंगे। अब हम लोग एक एक करके दो केसेस को देखेंगे। एक एक करके क्या करेंगे? 2 केसेस को देखेंगे। फर्स्ट केस यहां पे आपको दिख रहा है, वो क्या लिखा हुआ है? करंट इन S2 एंड फ्लक्स इन S1। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, S2 में यानी छोटे वाले में करंट फ्लो करा रहे हैं। वो करंट दिया हुआ है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट उसमें फ्लो करेगा तो उसकी वजह से, या करंट जब चेंज करेगा किसमें, S2 में अगर करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स S1 में चेंज होगा और S1 में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि अगर S2 में हम करंट दें तो उससे S1 में कितना फ्लक्स होगा और वहां से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप देखिए बिल्कुल फैमिलियर एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो हमने लिखा था
एन फाई इक्वल्स टू के आई। अब यहां पे के की जगह क्या आ गया, एम आ गया। तो N1 φ1, क्योंकि फ्लक्स किस में निकाल रहे हैं हम लोग, S1 में निकाल रहे हैं, तो इसलिए टोटल फ्लक्स S1 का रहेगा N1 φ1 इक्वल्स टू, केवल M लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों काम करना है, एक बार सोलेनॉइड S1 में करंट देना है, एक बार S2 में करंट देना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे M12 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, M12। अच्छा, ये याद कैसे रहेगा कि M12 लिखना है कि M21 लिखना है? ऑब्वियसली M12 लिखा है तो M21 भी होगा, है ना, है ही। तो ये याद रखिएगा, जो जिसमें फ्लक्स निकाल रहे हैं करंट तो दूसरे का होगा, ये बात तो पक्का है। जिसमें फ्लक्स निकाल रहे हैं करंट तो दूसरे का होगा। क्यों, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है। म्यूचुअल इंडक्शन में करंट किसी और में फ्लो करता है और फ्लक्स किसी और में आता है। यस, तो N1 φ1 ले रहे हैं तो I2 आएगा, ठीक। अच्छा, जिससे ये एंड कर रहा है I2, उसी से ये भी एंड करेगा, तो M12 I2, M भी 2 से एंड हो रहा है और I भी 2 से एंड हो रहा है। सिमिलरली M21 I1। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग को एक्सप्रेशन में क्या लिखना है। अच्छा, अब हम लोग को अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो M12 को लिख सकते हैं N1 φ1 अपॉन I2, N1 φ1 अपॉन I2, ऐसा लिख लेंगे। अच्छा, N1 φ1 अपॉन I2 हमने लिख लिया। अब हम N1 को तो एज इट इज रहने दे रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। किस में फ्लक्स निकाल रहे हैं, S1 में फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो अगर S1 में फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, S2 क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसी में करंट है। तो फील्ड जो होगा φ1 जब निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, आपको मालूम है फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो फील्ड किसका लेंगे, सेकेंड वाले का, है ना। सेकेंड वाले का फ्लक्स ले लिए, सेकेंड वाले का फील्ड लिए। वास्तव में हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट में, तो फ्लक्स अगर फर्स्ट में निकाल रहे हैं तो फील्ड की कौन प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड वाला। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, N1 तो आ गया, φ1 की जगह B2 लिखे, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा एरिया लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एरिया कौन सा लेंगे वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझिए, हम लोग सेकेंड कॉइल में, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी उसी में करंट दे रहे हैं। तो आपको याद है कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो इनफाइनाइट सोलेनॉइड है या लॉन्ग सोलेनॉइड कह लें, उसमें अंदर में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली भरा रहता है और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो यहां पे देखिए कॉइल 2 है, इसके केवल अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके केवल अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट का डायरेक्शन आई शुड कीप लाइक दिस, है ना। तो बाहर क्यों रहेगा, तो केवल अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और केवल अगर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आपका एरिया कितना भी बड़ा ले लीजिए, जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उससे बड़ा अगर एरिया है तो आपका फ्लक्स केवल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ही वजह से आएगा। केवल इतना ही एरिया की वजह से फ्लक्स आएगा ना। आप इसको बड़ा करिएगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा नहीं, क्योंकि अंदर में कितना एरिया में फील्ड है वो फिक्स है। इसीलिए यहां पे एरिया ऑल्दो लेना चाहिए था A1, क्योंकि फ्लक्स निकाल रहे हैं S1 के थ्रू, लेकिन हम लोग ले रहे हैं एरिया A2, क्योंकि हम लोग का जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो छोटा है और जो कॉइल है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं वो बड़ा है। इसलिए एरिया जो हम लोग लेंगे वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ही ले लेंगे जनरली। लेकिन फ्लक्स निकालने में एरिया जिसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं वो उस एरिया को यूज करते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटा है, उसका एरिया कम है। तो जो हमारा एरिया जिससे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उस एरिया से हम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। उस एरिया को आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, क्योंकि सोर्स बहुत छोटा, उसके अंदर में एक जगह है, तो जितना एरिया में वो सोर्स है उतने ही एरिया से फ्लक्स होगा। इसीलिए हम लोग एरिया A2 ले रहे हैं। तो N1 B2 A2 ऑल्दो निकाल रहे हैं फ्लक्स थ्रू कॉइल 1, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी 2 का है और एरिया भी 2 का है, अलग अलग कारणों की वजह से। और करंट I2 तो रहेगा ही। अब हम लोग इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करिएगा, N1 तो एज इट इज रह गया। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड की वजह से, आपको याद होगा μ0 × n × I। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू I।
ये होता है सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और हमने लिया है सोलेनॉइड, इसलिए स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाई एल लेके काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको लेंथ दिया हुआ है सोलेनॉइड का और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्योंकि हम लोग सेकेंड कॉइल के लिए लिख रहे हैं तो N1 तो आ ही गया, इसकी जगह पे N1 आ गया, B2 की जगह पे म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L ऐसा लिख दिया। साथ में एरिया A2 आना है, इस एरिया A2 को लिख दिया और I2 लिख दिया। अब देखिए I2 ऊपर नीचे दोनों आया, उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब देखिए आप कि करंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने प्योर ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स पे डिपेंड कर रहा है। देखिए जो दोनों का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड कर रहा है, अंदर वाला जो कॉइल है उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट यानी कि मटेरियल मीडियम जिसमें उसको रखा गया उस पर डिपेंड कर रहा है, और लेंथ तो प्योरली ज्योमेट्री और इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे ही हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है। अब देखिए सेकंड, अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या था, करंट इन S2 फ्लक्स इन S1। अब इसमें जो हम लोग ले रहे हैं करंट इन S1 एंड फ्लक्स इन S2, ये वाला ले रहे हैं, करंट इन S1 एंड फ्लक्स इन S2, ये वाला केस ले रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स S2 में लेंगे तो N2 phi2 यूज करेंगे, और जैसे मैंने बताया था यहाँ पे M21 I1 ले लेंगे। अब देखिए M21 का वैल्यू क्या हो गया, N2 phi2 अपॉन I1, ठीक। अब N2 phi2 अपॉन I1, N2 तो एज इट इज रखे, phi2 निकालने में क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू 2 निकालना है, लेकिन फील्ड किसका है, फील्ड फर्स्ट का है, इसलिए फील्ड तो B1 लेंगे। अब फील्ड 1 जो क्रिएट कर रहा होगा, 1 जो फील्ड क्रिएट कर रहा होगा वो अपने पूरे एरिया में कर रहा होगा, और जो 2 है वो तो अंदर में है। तो 2 के एरिया क्योंकि सोर्स के अंदर में है तो 2 का एरिया डिसाइड करेगा कि फ्लक्स कितना होगा, एंड हेंस एरिया जो यहां लेंगे वो 2 का ही लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां भी एरिया 2 का ले रहे हैं और यहां भी एरिया 2 का ले रहे हैं। उस जो नीचे वाला एरिया है, जो छोटा वाला एरिया है, जो अंदर वाला एरिया है, वो एरिया लेंगे दोनों ही केस में। उसका कारण बस इतना है कि इस केस में सोर्स उतना ही फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस केस में सोर्स तो बड़ा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन हम लोग का एरिया कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों ही में केस में एरिया सेम लेना पड़ा। अब उसी की वजह से देखिए क्या कमाल होता है, मैग्नेटिक फील्ड B1 का वैल्यू रख लेते हैं म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, ठीक। बाकी सब चीजें तो एज इट इज हैं। I1 से I1 कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हुआ तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए सब लोग कि M21 का वैल्यू बिल्कुल म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L आ गया, बिल्कुल वही वैल्यू जो M12 का वैल्यू था। अब ये देख रहे हैं कि M21 और M12 बराबर है तो उसको हम लोग M लिख लेंगे। तो आगे से जब भी म्यूचुअल इंडक्शन यूज़ करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम ध्यान रखेंगे कि वन कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है और जो सेकेंड कॉइल की वजह से फर्स्ट कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दोनों ही म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, और उसको हम लोग सिंपल M से डिनोट करते हैं। ऑल्दो हमने इस रिजल्ट को प्रूफ किया है by using two solenoids of equal length, but this relation that the two mutual inductance are equal is true even when solenoid are not of equal length. अब देखते हैं हम लोग, अगर उस solenoid के अंदर कुछ मीडियम पहले से रखा हो जिसका जो परमेबिलिटी हो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो परमेबिलिटी जो होगा वो अगर म्यू आर है तो हम लोग उसके म्यूचुअल इंडक्शन में या म्यूचुअल इंडक्टेंस में म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, सोलेनॉइड के केस में नंबर ऑफ टर्न्स टोटल नहीं देके क्या दिया हुआ रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ रहता है। तो अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हो, मतलब स्मॉल n1 और स्मॉल n2 दिया हो, तो हम लोग कैपिटल N1 को स्मॉल n1 से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल N1 को हम लोग स्मॉल n1 से कैपिटल N1 इक्वल्स टू स्मॉल n1 इंटू L ऐसे रिलेट कर सकते हैं, और कैपिटल N2 को स्मॉल n2 इंटू L ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा आप पुट करिएगा तो दोनों टर्म में L मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला एक L कट जाएगा,
ऊपर में एक एल बच जाएगा। फाइनली आपका एक्सप्रेशन इस तरह हो जाएगा। कई बार आप जैसा देख रहे हैं सोलेनॉइड में एरिया की जगह रेडियस दिया हो सकता है, और क्योंकि वो सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A2 का जो वैल्यू है वो πr2 स्क्वायर ले सकते हैं, और जब हम लोग वो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें A2 की जगह πr2 स्क्वायर, तो फाइनल एक्सप्रेशन m का ये आ जाएगा। अब इसमें समझिए कि NCERT में आपको यही एक्सप्रेशन दिया है और वो शुरू से स्मॉल n1 स्मॉल n2 लेके डिराइव किया है, पर आप ये भी डिराइव करें कोई गलत नहीं है। और फाइनली आप इन कन्वर्जन्स की बदौलत आप लोग फाइनली ये एक्सप्रेशन भी ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि m किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसा हमने बात किया कि जो हम लोगों का इंडक्टेंस है वो इन जनरल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल और मीडियम जो उस कॉइल के अंदर रखा हुआ है। तो इन दो मीडियम्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस आ जाता है, किसका केस आ जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो उसमें दो फैक्टर्स और बढ़ जाते हैं। कॉइल आपस में कैसे रखे हुए हैं वो भी अफेक्ट करने लगता है, किसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस के वैल्यू को। तो सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स भी अफेक्ट करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस को। साथ ही साथ जो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल है वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि एक कॉइल का दूसरे कॉइल में फ्लक्स जाना है, तो इस कॉइल को किस तरह से रख रहे हैं उसी से डिसाइड होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें जाएगा, है ना। और इसकी वजह से जो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल है वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। तो हमने वो देख लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स है। दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स लिया गया, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। ये आपका एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने दो कॉइल लिया है, एक कॉइल आपको छोटा सा दिख रहा है यहां पे, है ना, और दूसरा बड़ा कॉइल है। इस कॉइल को अगर हम C1 मान लें, कॉइल 1, और इस कॉइल को C2 कॉइल 2 मान लें, तो आपको इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि हमेशा M12 और M21 इक्वल होता है, तो हम लोग ये देखेंगे कि किसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आसान है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आसान होगा उससे निकाल लेंगे, और वही दोनों तरफ के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। चाहे 1 के रेस्पेक्ट में 2 का निकाले, चाहे 2 के रेस्पेक्ट में 1 का निकाले, दोनों इक्वल होता है। लेकिन हम लोग वो मेथड से निकालेंगे जो हमारे लिए आसान हो। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसमें क्या आसान है। एक तो कंडीशन दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल है वो रेडियस ऑफ सेकेंड कॉइल के से बहुत छोटा है, मतलब R1 जो है बहुत छोटा है। सो R1 जो वैल्यू होगा वो सेंटर के क्लोज होगा। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कॉइल्स का जो सेंटर है वो सेम है, मतलब कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स लिया है हमने। अब देखिए यहां पे हमारे पास करंट है I1, अगर इसमें करंट देंगे तो I1 देंगे, उसका नाम I1 देंगे, रेडियस इसका R1 लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स N1 लेंगे। उसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो करंट अगर देना होगा तो I2 देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स N2 ले रहे हैं और रेडियस R2 ले रहे हैं। हम लोग के लिए आसान क्या है? कौन फील्ड क्रिएट करे और किसके थ्रू फ्लक्स निकालना आसान है। फील्ड अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉइल क्रिएट करेगा तो इस फर्स्ट कॉइल के वजह से बाहर में इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हम लोग को नहीं मालूम है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा है मैग्नेटिज्म में। लेकिन अगर सेकेंड कॉइल में हम लोग इसमें करंट देते हैं तो उसके सेंटर के पास में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका अंदाजा हम लोग को है। ठीक, साथ ही साथ हम लोगों को क्योंकि रेडियस दिया हुआ है R1 बहुत छोटा है R2 से, तो उसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है सोचिए। ये हम मान सकते हैं कि ये एरिया इतना छोटा है, ये एरिया इतना छोटा है कि पूरे एरिया को अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे माना जा सकता है। मतलब ये हम लोग ले सकते हैं कि पूरे एरिया में लगभग मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के इक्वल है। ये अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान रखिएगा, और ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू है तभी जब R1 बहुत छोटा हो R2 से। अब इसके बेसिस पे हम लोग M निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लक्स निकालेंगे 1 में और करंट देंगे 2 में, तो N1 phi1 इक्वल्स टू M1 to I2 होता।
M12I2 होता, लेकिन M लिख रहे हैं क्योंकि पहले ही बता चुके हैं M12 इक्वल्स टू M21 इक्वल्स टू M, तो हमने ये M ले लिया। अब हम लोग को M लिखना हो तो क्या लिखेंगे, N1∅1/I2, ठीक, N1∅1/I2। अब देखिए φ1, इसमें जो फ्लक्स निकालेंगे किसकी वजह से फील्ड होगा, इसमें जो फ्लक्स निकालेंगे φ1 वो इसकी वजह से फील्ड होगा कि नहीं, सेकेंड कॉइल की वजह से फील्ड होगा। तो सेकेंड कॉइल में जो फील्ड होगा उसको B2 ले रहे हैं और एरिया किसको लेंगे, देखिए इसमें जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वो पूरे में क्रिएट हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन पूरे में क्रिएट हो रहा है ना। तो क्योंकि पूरे में क्रिएट हो रहा है और हमारा एरिया तो छोटा सा है, तो वो जितना फ्लक्स क्रॉस करा पाएगा उतना ही होगा ना, इसीलिए एरिया जो लेंगे वो A1 लेंगे, ठीक। अब B2 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो आपको याद होगा जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल होता है μ0I/2 इंटू रेडियस, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हो तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि B2 ले रहे हैं तो μ0N2I2/2R2 है ना, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है सब, वो बता रहा है सेकेंड कॉइल का ले रहे हैं। और एरिया जो है वो क्योंकि फर्स्ट कॉइल का है तो वो उसका रेडियस दिया हुआ है πr1², हम लोग उसका एरिया लिख लेंगे। अब हम लोग जब उन वैल्यूज को पुट करते हैं, अभी इस स्टेप में तो एरिया भी नहीं पुट किया है, केवल B2 का वैल्यू पुट किया है। N1 B2 का वैल्यू μ0N2I2/2R2 इंटू ये नीचे वाला I2 यहां आ गया और A1 को एज इट इज लिख लिए। I2 से I2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, μ0N1N2 A1 की जगह πr1² और 2R2। लेकिन एनसीईआरटी में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं, अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ टर्न्स एक एक हो तो N1 भी 1 ले लेंगे, N2 भी 1 ले लेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा μ0πr1²/2R2। आप देख रहे हैं ये प्योरली उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे हमने माना कि वो सेंटर पे है और इसी तरह रखा हुआ है, किसी और ओरिएंटेशन में होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन अलग हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो ये बाकी दो फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कॉइल्स के बीच में कितना सेपरेशन है और साथ ही साथ कॉइल्स का रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है। चलिए तो अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के, वो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है क्योंकि एक में करंट चेंज होगा तो दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यही वाला केस ले लेते हैं कि फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग करंट इन सेकेंड कॉइल, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग करंट इन सेकेंड कॉइल फ्लक्स चेंज हो रहा है किसमें, फर्स्ट कॉइल में, तो N1∅1 इक्वल्स टू Mi2 लिख लेंगे। अब हम लोग को मालूम है कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो -N-dφ/dt होता है कि नहीं, कितना हो गया ईएमएफ इंड्यूस, -N-dφ/dt। तो यहां पे N1∅1 तो हमको दिख ही रहा है, तो हम अगर उसको डिफरेंशिएट कर लें तो वैसा ही कुछ मिल जाएगा कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ N1∅1/dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ Mi2/dt, है ना। अब देखिए इसमें अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे N1 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बाहर आ जाएंगे, तो -N1dφ/dt ईएमएफ इंड्यूस के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि इसका नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस के बराबर है तो इसका नेगेटिव भी ईएमएफ इंड्यूस के बराबर होगा, तो उसमें भी माइनस लगा देंगे। और M जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, और I2 को केवल डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर सेकेंड कॉइल में अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो हमारा फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ इक्वल्स टू -M/di2/dt होगा। ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस।